हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौलेढ़ा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, हम अध्ययन कर रहे थे केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान के अंतर्गत आने वाले पहले अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस अध्याय के अंतर्गत हमने अपने पिछले लेक्चर में यह अध्ययन किया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने और न होने का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। हम वहां पर अध्ययन कर रहे थे कुछ गुण धर्मों का जिनसे हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। कौन कौन से गुण धर्म थे वो, आइए एक बार हम उन पर दृष्टि डालते हैं। देखिए, हमने वहां पर अध्ययन किया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने न होने का निर्धारण कर सकते हैं यदि दो या दो से ज्यादा अभिकारकों को मिलाने पर गैस का उत्सर्जन हो रहा हो। अर्थात जब हम दो या दो से ज्यादा अभिकारकों को मिलाएं और वहां से गैस उत्सर्जित हो, गैस निकले, तो वह हम निर्धारित कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने अपने पिछले लेक्चर में क्रियाकलाप भी की थी। उस क्रियाकलाप में हमने देखा था कि किस प्रकार से जब हम कैल्शियम धातु को और नाइट्रिक एसिड के अंदर मिलाते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। आपको याद होगा। इसी प्रकार से यदि हमें निर्धारण करना है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है तो हम एक और गुणधर्म वहां पर देख सकते हैं। वह गुणधर्म क्या है? तलछट का बनना। तलछट अर्थात प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। हमने दो या दो से अधिक अभिकारकों को आपस में मिलाया, मिलाने के बाद यदि वहां पर तलछट का निर्माण हो गया है अर्थात प्रेसिपिटेट बन गए हैं, और प्रेसिपिटेट का रंग वहां पर जो है वो कुछ भी हो सकता है, तो यदि प्रेसिपिटेट वहां पर बने हैं तो आप निर्धारण कर सकते हैं कि अभिक्रिया हुई है। इसी प्रकार से हमने उस लेक्चर के अंत में अध्ययन किया था कि किसी अभिक्रिया के होने न होने का यदि हमें ज्ञान करना है तो वहां पर हम उसके रंग में परिवर्तन को भी जरूर देखेंगे। हम देखेंगे कि हमने जो अभिकारक लिए हैं उनका क्या रंग है और उनको मिलाने के बाद, उनको अभिक्रिया करवाने के बाद जो उत्पाद बन रहा है हमारे पास उसका क्या रंग है। यदि वहां पर रंग में परिवर्तन हो जाता है, अभिकारकों का रंग कुछ और है और अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद बना है उसका रंग कुछ और है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अभिक्रिया हुई है। तो इस प्रकार से हमने वहां पर कितने गुणों का अध्ययन किया था? 3 गुणों का अध्ययन किया था। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से ऐसे गुणधर्म हो सकते हैं जिससे हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए अब हम चलते हैं अपने चौथे गुणधर्म की ओर। चौथा जो हमारे पास गुणधर्म है वह है ऊष्मा में परिवर्तन। क्या रहेगा हमारे पास? देखिए, नंबर 4, ऊष्मा में परिवर्तन। ऊष्मा में परिवर्तन, ऊष्मा का नाम आते ही हमारे मस्तिष्क में स्वतः ही एक बात आ जाती है कि या तो गर्म होगा या ठंडा होगा। हमने 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक लिए। शुरू में वो दोनों अभिकारक ठंडे हैं, परंतु जब उनके बीच में अभिक्रिया हुई और उत्पाद बना वो गर्म है, या उसमें से गर्मी निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, तो वहां पर हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वहां अभिक्रिया हुई है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम 2 या 2 से अधिक अभिकारक ले रहे हैं, उनको अभिकारक को क्रिया करवाने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़े और ऊष्मा देकर के जो उत्पाद बन रहा है वो ठंडा हो, उसका तापमान कम हो। तो इस प्रकार से यदि हम ऊष्मा में परिवर्तन देखते हैं, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तापमान में परिवर्तन देखते हैं, अभिकारक का जो तापमान है शुरू में और उत्पाद जो बन रहा है उन दोनों के तापमान में यदि अंतर है तो हम वहां यह निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वहां पर चल रही है। ऊष्मा में परिवर्तन के आधार पर अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। वह 2 अभिक्रिया कौन कौन सी होती है देखते हैं। देखिए, नंबर 1, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का बाहर निकास हो, अर्थात वह अभिक्रिया जिनमें से ऊष्मा बाहर निकल रही हो। इसको हम अंग्रेजी में, ऊष्माक्षेपी को अंग्रेजी में हम कहते हैं एक्सो, और ऊष्मा को कहते हैं थर्म, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको ऊष्माक्षेपी को बोलेंगे। जबकि ऊष्माशोषी को अंग्रेजी में बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, यहां पर अंग्रेजी में अगर आपने नाम याद रख लिया तो आपको परिभाषा को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ऊष्माक्षेपी, क्षेपी हमारे लिए नया शब्द हो सकता है, लेकिन ये देखिए एक्सोथर्मिक, एग्जिट से बना है एक्सो, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी हो गई, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी हो गई? क्षेपी का मतलब होता है बाहर निकलना। तो ये वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है। क्या होगा इसमें? ऊष्मा बाहर निकलती है, निकलती है। वह कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपसे पूछा जाए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, आपका क्या जवाब होगा? ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक वो अभिक्रिया होती है जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है। हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, अभिक्रिया करवाने पे जो अभिकारक है वो अभिक्रिया करने के दौरान ऊष्मा को बाहर निकालेंगे। जब किसी पदार्थ में से ऊष्मा बाहर निकलेगी, हम उसके पास होंगे तो वो ऊष्मा हमें महसूस होगी, और जब वो ऊष्मा हमें महसूस होगी तो हमें गर्मी का अनुभव होगा, हमें तापमान अनुभव होगा कि तापमान बढ़ गया है, तो हमें गर्म लगेगा। अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया हो गई जब किसी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकल रही हो। अगर अंग्रेजी में बताना चाहेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट इज प्रोड्यूस्ड और इवोल्व, दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, उदाहरण भी देखते हैं। उदाहरण आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे देखे हैं। आपने लकड़ी को जलते हुए देखा है, आपने कोयले को जलते हुए देखा है। कोयला, कोक जो होता है, कोयला जो होता है, कोयला जिसको हम सी संकेत से प्रदर्शित करते हैं, उसको जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वहां पर आपने देखा होगा क्या कि जब लकड़ी या कोयला या कोक जब जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या करते हैं? जलाते हैं। क्या करते हैं? जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और प्लस में ऊष्मा निकलेगी। बहुत ही साधारण सा उदाहरण है, आप लोग अपने घर में अवश्य देखते हैं ये वाला उदाहरण। ये क्या है? आप इसको कोक मान लीजिए, कोयला मान लीजिए, लकड़ी मान लीजिए। चाहे जो लकड़ी होती है उसके अंदर भी कार्बन होता है, कार्बन कोक होता है उसमें भी कार्बन होता है, कोयला होता है वो भी कार्बन का एक रूप है। तो कार्बन को जब हम, अर्थात कोक को, लकड़ी को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा, ये देखिए ऊष्मा निकल रही है। आपने महसूस किया होगा, सर्दियों में अक्सर हम लकड़ियां जला करके बैठ जाते हैं, अपने शरीर को ऊष्मा के सामने रख करके सेक लगाते हैं, तो वो जो ऊष्मा है वो कहां से आ रही है? उससे बाहर निकल रही है। कहां से बाहर निकल रही है? लकड़ी के जलने से, कोयले के जलने से ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकल रही हो अभिक्रिया के दौरान, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं और जानते हैं ऊष्माक्षेपी उदाहरण। देखिए एक और कॉमन सा और बहुत ही साधारण सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। यहाँ पर आप लोगों ने अक्सर दीपावली पर जब हम घरों में अपने सफेदी करते हैं, सफेदी समझते हैं, व्हाइट वॉश घरों में दीवारों पे करते हैं उसको सुंदर बनाने के लिए। तो जब हम घरों पे वो सफेदी करते हैं अर्थात व्हाइट वॉश करते हैं, जिसको हम कलई कहते हैं, क्या होता है? वो चूना होता है कि नहीं? चूने का पत्थर होता है।
तो जब आप उस चूने के पत्थर को लेके आते हो तो क्या करते हो, देखिए चूने का जो सूत्र होता है CaO, ये चूना जिसको आप कलई कह रहे हो, जो आप दीवार पे लगाने वाले हो, उसको जब आप लेकर के आते हो और उसको जल में डुबोते हो, जल में लाते हैं ना, उसको पानी में डुबोते हैं, बर्तन लेते हैं और बर्तन लेकर के उसमें हम जो चूना लाया हुआ है, कलई लाई हुई है, उसको हम उसके अंदर डाल देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो आपने उसमें बुदबुदाहट देखी होगी, उसमें से भाप निकलती हुई भी देखी होगी, और आपने महसूस किया होगा, आपने वो बर्तन भी छू करके देखा होगा कि वह बर्तन बहुत गर्म हो जाता है। वो क्यों हुआ है, क्योंकि जब कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात चूना जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाने वाला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने वाला है। ये देखिए CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना कहते हैं इसको, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइन। साथ में क्या बनने वाला है, ऊष्मा, ये देखिए मैं यहां लिख रहा हूं ऊष्मा अर्थात हीट, वह निकलने वाली है उसके अंदर से। तो ये भी जो दूसरा हमारे पास उदाहरण हो गया, चूने का पत्थर जिसको चूना कह रहे हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जल के साथ हमने मिलाया, उसको जल के साथ मिलाया, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वही है जिसको हम दीवार पे लगा देंगे, है कि नहीं, ब्रश की सहायता से या हम रोलर की सहायता से जो हम दीवार के ऊपर लगा देंगे, वही व्हाइट वॉश, ये कहलाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बुझा हुआ चूना। साथ में क्या बना था, ऊष्मा। उस ऊष्मा की वजह से ही जो हमने इस चूने के अंदर ये पानी मिलाया है, ये पानी भी बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है, इतनी अधिक ऊष्मा निकलती है। अगर आप उस बर्तन को बाहर से छू के देखेंगे, सावधानी से छू के देखिएगा, अगर कभी देखना है तो उसको बाहर से छू के देखेंगे तो वो बहुत गर्म होगा। क्यों हुआ गर्म, क्योंकि उसमें ऊष्मा निकली है, और वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया, को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा निकली। दूसरा उदाहरण आपसे कोई पूछता है, तो चूने के पत्थर को जल में डालते हैं तो स्लैक लाइन बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है और ऊष्मा निकलती है। और बहुत सारे उदाहरण आप वहां पर दे सकते हैं इसी प्रकार के, जहां पर अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट अर्थात विपरीत क्या है, ऊष्मा शोषी है। नाम से पता चल रहा है, ऊष्मा और शोषी, अवशोषित करना, अवशोषित करने का मतलब है एब्जॉर्ब अर्थात अवशोषित कर लेना। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी हो गई, वे अभिक्रियाएं जिनके अंदर ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा को खींच लिया जाता है अंदर, और अंदर खींचने के बाद जब किसी के अंदर से ऊष्मा को निकाल देंगे तो उसका तापमान क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, और कैसा अनुभव होगा, ठंडा अनुभव होगा, कूल लगेगा, ठंडा लगेगा। जैसे आपने एक उदाहरण सामान्य सा अपना देखा होगा, गर्मी के दिनों में हम कांच के गिलास में या स्टील के गिलास में जब अंदर बर्फ डाल देते हैं और उसके बाहर से हम छूते हैं तो वो बाहर से बहुत ठंडा लगता है, जो गिलास है वो बाहर से ठंडा लग रहा है, जबकि हमारा जो हाथ है वो गिलास से टच है, ना कि बर्फ से टच है। अब वो गिलास के अंदर जो ऊष्मा थी जिसकी वजह से गिलास का तापमान ज्यादा था, तो गिलास के अंदर की ऊष्मा को बर्फ ने खींच लिया अंदर, जिससे गिलास की जो सतह है वह ठंडी हो गई। तो किसी भी पदार्थ के अंदर से जब ऊष्मा को अवशोषित कर लिया जाता है तो उसका तापमान गिर जाता है, उसका तापमान कम हो जाता है और वह पदार्थ ठंडा लगता है हमें। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को अवशोषित कर लिया जाए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। एंडो का मतलब अंदर, है ना, आपने पढ़ा होगा। एंडोथर्मिक, जिसमें एंडो का मतलब अंदर, थर्म का मतलब है ऊष्मा, जिसमें ऊष्मा को अंदर अवशोषित कर लिया जाए, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा को अंदर अवशोषित कर लिया जाए, उन अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण। देखिए,
जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है BaOH ट्वाइस, क्या बोलते हैं इसको? बेरियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सूत्र क्या होता है? BaOH ट्वाइस। जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को अभिक्रिया करवाएं अमोनियम क्लोराइड के साथ, याद रखना है किसके साथ? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो नहीं होगी, हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ऊष्मा देनी पड़ेगी। जब हम इसको ऊष्मा देते हैं, प्लस में यहां लिख रहा हूं ऊष्मा, ठीक है, जब हम इसको ऊष्मा देते हैं तो अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया होकर के क्या बनने वाला है? अभिक्रिया होकर के क्या बनेगा? देखो, बेरियम क्लोराइड बनेगा। अभिक्रिया होकर के बेरियम क्लोराइड बन जाएगा BaCl2, ठीक है, अमोनिया बन जाएगा NH3 और बन जाएगा जल H2O, ये बनने वाला है। तो इस प्रकार से यहां पर हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाया तो ऊष्मा को अवशोषित कर लिया। ऊष्मा को अवशोषित करके बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और जल, वाटर बनाएगा। बेरियम क्लोराइड का सूत्र BaCl2, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र NH4Cl, और जो हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है BaOH ट्वाइस। अब आप कहेंगे कि जिसमें ऊष्मा अवशोषित हुई है हमें कैसे पता चलेगा? इसको हम एक क्रियाकलाप के द्वारा भी करके देख सकते हैं। देखिए क्या करते हैं हम इसके लिए हम एक बीकर लेंगे। ये देखिए बीकर लिया है यहां पर, और इस बीकर में सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है यहां पर, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड में हम क्या करेंगे? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड को ऐड कर देंगे। तो ये तो है BaOH ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड, और हमने इसमें क्या ऐड कर दिया ऊपर से? NH4Cl, यह मिला दिया है। जब हम इन दोनों को यहां पर मिला देते हैं तो इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया होने के लिए इनको ऊष्मा चाहिए, तो वो ऊष्मा ये जो बीकर है ना, इस बीकर की दीवार से और इसके आसपास जो वातावरण है, सराउंडिंग है, वहां से वो ऊष्मा को अवशोषित करेगा। जब ये दोनों अभिकारक बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड ऊष्मा को अवशोषित करेंगे तो ये जो बीकर है ना, इस बीकर की जो दीवार है, इसके अंदर जो ऊष्मा है उसको ये दोनों अभिक्रिया करने के लिए उपयोग कर लेंगे। उपयोग करने से ये जो दीवार है इसकी बीकर की कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। जैसा कि पहले बताया, जब किसी पदार्थ में से हम ऊष्मा को निकाल लेते हैं, गर्मी को निकाल लेते हैं तो वो ठंडा हो जाएगा। तो यहां पर भी ये कैसा महसूस होगा? यहां पर ठंडा महसूस होगा, कूल लगेगा, और आपको पता चल जाएगा कि इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा को अवशोषित किया गया है। तो इस प्रकार हम इस क्रियाकलाप के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है। एक बात और मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, जितनी भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है उनके अंदर जो ऊष्मा है वो आपको प्लस करना होता है उत्पाद की तरफ। जिधर उत्पाद आप लिखते हो, उत्पाद कहां लिखते हो? तीर के निशान के सामने उत्पाद होता है, उसके साथ प्लस में आप ऊष्मा दिखा रहे हैं यदि कहीं, तो वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि ऊष्मा निकलेगी तो उस उत्पाद के साथ निकलेगी। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा जो हमारे पास उदाहरण था CaO H2O CaOH ट्वाइस प्लस ऊष्मा, तो ऊष्मा को यदि प्लस उत्पाद की तरफ किया गया है तो आप वहां पर यह कह सकते हैं कि वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और यदि ऊष्मा को जो प्लस है वो किधर किया हुआ है? अभिकारक की तरफ किया गया, जो अभिकारक है, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से किसी अभिक्रिया के होने और न होने का आप कैसे निर्धारण कर सकते हैं? ऊष्मा में परिवर्तन देख करके। आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का गुणधर्म नंबर 5, और वह बहुत ही आसान सा है, अवस्था में परिवर्तन। क्या है वह? अवस्था
में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अर्थात अवस्था का मतलब है स्टेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, स्टेट में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। जैसा कि आपने पढ़ा है पहले 9वीं कक्षा में, पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस, है ना। इन 3 मुख्य अवस्थाओं के अलावा 2 और होती हैं, प्लाज्मा कंडेंसेशन स्टेट और बॉस-आइंस्टाइन स्टेट, लेकिन हम 3 ही मुख्य रूप से मानते हैं। तो उन 3 में हम अगर देखते हैं तो जो स्टेट है वो कितनी हो गई, अभी जैसे बताया सॉलिड हो गया तो ठोस, लिक्विड हो गया तो द्रव, और या फिर गैस अवस्था होगी। ये 3 अवस्था है मुख्य रूप से पदार्थ की। अगर इन तीनों में अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास जो अभिकारक है वह कौन सी अवस्था में है, अगर हमने ये देख लिया और उत्पाद की अवस्था को देख लिया कि उत्पाद किस अवस्था में बन रहा है, और वहां पर यदि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कुछ इसके अपवाद हो सकते हैं, ये याद रखिएगा कि कुछ अपवाद हो सकते हैं, परंतु एक मोटे रूप से हम अवस्थाओं को देख करके भी निर्धारित कर सकते हैं कि अभिक्रिया हुई या नहीं हुई। आइए इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए मैं यहां पर ले रहा हूं हाइड्रोजन गैस H2, हाइड्रोजन गैस है ये, ठीक है। इस हाइड्रोजन गैस को यदि मैं अभिक्रिया करवा दूं ऑक्सीजन के साथ, ये क्या है यहां पर ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया जाए, यहां पर हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों ही गैसीय अवस्था में है, तो इन दोनों की जो अर्थात जो अभिकारक है यहाँ पर उनकी जो अवस्था है वह कौन सी है, गैस की है, गैसीय अवस्था में है दोनों। देखिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है। जब इन दोनों को हम अभिक्रिया करवाते हैं, इनको जो आवश्यक परिस्थितियां हैं वो देते हैं, तो ये क्या बनाएंगे दोनों मिलकर के, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं H2O, और H2O क्या होता है, जल। जल कौन सी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। देख लीजिए आप, यहां पर हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और बनाया क्या उन्होंने, जल, जो कि क्या है, द्रव है। तो गैसीय अवस्था जो है वो किस में बदल रही है, यहाँ पर द्रव अवस्था में बदल रही है। और इस प्रकार का यदि कहीं पर भी हम अभिकारकों को देख रहे हैं किसी अवस्था में है और अभिक्रिया होने के दौरान वो किसी और में बदल जाते हैं दूसरी अवस्था में, तो कह सकते हैं कि अभिक्रिया हुई है। कुछ अपवाद जरूर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और उदाहरण जो सामान्य सा आपने भी देखा है, देखिए जब हम कैंडल लेते हैं, मोमबत्ती, मोमबत्ती को जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं वहां पर, तो जब वह मोमबत्ती जलती है तो क्या होता है, 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक तो ये जो मोम है यहाँ पर, मोम वह शुरू में कौन सी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, ठोस होता है, परंतु जैसे ही वहां पर उसको लौ मिलती है इसकी विक के अंदर, अर्थात इसकी बत्ती के अंदर, जैसे यहाँ पर हीट पहुंचेगी तो ये जो वैक्स है, मोम है, वह रहेगा तो मोम ही, लेकिन वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है, पिघल करके क्या बन जाएगा, यहाँ पर द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं हुई है, जबकि अवस्था परिवर्तन हो गया है कि नहीं। ठोस था मोम यहाँ पर, परंतु जब उसको ऊष्मा मिली, ऊष्मा मिलते ही जो ठोस मोम था, सॉलिड जो था, वो लिक्विड बन गया, द्रव अवस्था में परिवर्तन हो गया। यहाँ पर ही मैट होकर के यहाँ पर देखा होगा आपने, है कि नहीं। अब इससे आगे अभी तक तो इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है उसके पिघलने तक, लेकिन जैसे ही ये मोम यहाँ पर द्रव बनता है और इस विक के अंदर, इस बत्ती के अंदर जब वो ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है तो यहाँ पर क्या है, फ्लेम है, ज्वाला है। उस ज्वाला की उपस्थिति में वो जो लिक्विड मोम है वो जलता है। जब वो लिक्विड मोम जलता है तो यहाँ पर गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड जैसी, और ऊष्मा भी निकलती है साथ में,
लाइट अर्थात प्रकाश भी निकलता है। तो वहां पर क्या हो गया, मोम जो था द्रव अवस्था में, उस द्रव अवस्था के मोम से ही क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, ऊष्मा बनी है, प्रकाश बना है, कई सारी चीजें बनी है। तो जब कई सारी चीजें बनती हैं तो वहां पर हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया हुई है। और कार्बन डाइऑक्साइड की कौन सी अवस्था है, देख सकते हो आप, गैसीय अवस्था होती है जी, गैस अवस्था है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में होती है। जबकि जो मोम था वो द्रव अवस्था में था, तो यहां पर अवस्था परिवर्तन हो गया। तो मोमबत्ती के ठोस अवस्था से और जलने तक दो प्रकार के परिवर्तन हुए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो जिसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है वही निर्धारित कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और इस रासायनिक परिवर्तन में आप देख सकते हो कि द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था आ गई है। और इस प्रकार से यदि एक पदार्थ किसी अवस्था में है और अभिक्रिया होने के पश्चात वह दूसरी अवस्था में चला जाए, उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाए, तो आप कह देना रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो पांचवा गुणधर्म हो गया वह हो गया अवस्था में परिवर्तन। आप से जब भी पूछा जाए रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म कौन कौन से हैं, तो आप निश्चित रूप से बताएंगे गैस का उत्सर्जन, तलछट का बनना, या रंग में परिवर्तन, या ऊष्मा में परिवर्तन हो जाए, या अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अन्यथा नहीं हो रही है। ठीक है, आइए अब इसके बाद हम चलते हैं एक नए उपविषय की ओर, और वह है हमारा रासायनिक समीकरण। आइए जरा रासायनिक समीकरण की परिभाषा भी देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण कहते किसको है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया ही होती हैं, लेकिन उनको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, संकेतों के द्वारा, या फिर किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो वही क्या कहलाएगा, फिर वही रासायनिक समीकरण कहलाएगा। उसी रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण कह देंगे। एक बहुत साधारण सा उदाहरण हम यहां पर लेते हैं। देखिए एक उदाहरण लेता हूं मैं यहां पर, मैंने ली यहां पर ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन, ये देखिए मैंने ऑक्सीजन गैस ली है। एक मैं ले रहा हूं यहां पर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ली। जब हम इस ऑक्सीजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाते हैं कुछ विशेष परिस्थितियां दे करके, तो यह किस में बदल जाता है, यह बना देता है जल। ठीक है, अब यहां पर इस ऑक्सीजन को यदि हम संकेत या ऑक्सीजन के सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करें तो कैसे लिखेंगे, देखिए ऑक्सीजन को हम लिखेंगे O2, ऑक्सीजन गैस जो होती है उसका आणविक सूत्र होता है A2, जबकि जो हाइड्रोजन है उसका होता है H2। तो यहां पर O2 प्लस H2, और क्या बनने वाला है, जल बनने वाला है। क्या आपको जल का सूत्र मालूम है, सोचिए और बताइए जरा क्या होता है जल का सूत्र। देखिए जल का सूत्र होता है H2O। तो यहां पर ऑक्सीजन गैस जब हाइड्रोजन से मिला रहे हैं तो क्या बन गया है, जल बन गया है। और हमारे पास यही जो है क्या है, रासायनिक समीकरण है ना। तो रासायनिक समीकरण को बताना बहुत आसान हो गया कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, ये रासायनिक अभिक्रिया थी, इसको हमने संकेतों और सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित कर दिया है, तो यह जो हमारे पास लिखा गया है क्या है, रासायनिक समीकरण है। और भी हम उदाहरण देख सकते हैं। देखिए जब मैं जिंक लेता हूं, जिंक, और उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाता हूं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब मैं जिंक को मिलाता हूं तो क्या बनता है, बनने वाला पदार्थ है मेरे पास जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड बनेगा। और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी।
यदि इसी अभिक्रिया को मैं यहां संकेतों से प्रदर्शित कर दूं तो क्या बनने वाला है? देखिए, जिंक का संकेत होता है Zn, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है, और दोनों को अभिक्रिया करवाया तो जिंक क्लोराइड जिसका सूत्र होता है ZnCl2, और हाइड्रोजन बन रही है, हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। तो ये जो हमारे पास बना है Zn प्लस HCl चेंज हुआ ZnCl2 प्लस H2, क्या है? रासायनिक समीकरण है। तो इस प्रकार हम रासायनिक समीकरण के उदाहरण दे सकते हैं। रासायनिक समीकरण के जब हम उदाहरण लिखते हैं तो वहां पर हमें एक विशेष बात ध्यान रखनी होगी। आप जानना चाहोगे वो विशेष बात क्या है? आइए देखते हैं वह विशेष बात क्या है। देखिए, यहां पर मैंने लिखा ऑक्सीजन गैस O2, हाइड्रोजन गैस H2 और बनाया उसने जल। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं तो ये जो रासायनिक समीकरण है इसके दो भाग हैं। एक भाग तीर के निशान से पहले वाला, ये वाला भाग, ठीक है, और दूसरा जो भाग है वो ये वाला भाग है जो जिसमें हमने जल को लिखा हुआ है। तो इस तीर के निशान से पहले एक भाग हो गया और ये तीर के निशान के बाद दूसरा भाग हो गया। आप इनको पलड़े मान लीजिए, पैन जिसको कहते हैं पलड़े। एक पलड़ा ये हो गया, एक पलड़ा ये हो गया, ये बीच में कांटा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कुछ इस तरीके से। देखिए, जैसे एक तराजू होती है, ये तराजू का कांटा हो गया, ठीक है, और एक तराजू का पलड़ा जो है वो इधर हो गया, ये हो गया एक पलड़ा, और दूसरा पलड़ा जो है वो देखिए ये वाला हो गया इधर दूसरा पलड़ा। तो दो पलड़े हैं हमारे पास तराजू के, एक पलड़ा ये है और एक पलड़ा ये है। अब इन पलड़ों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो ये पलड़े दोनों बराबर होने चाहिए। जितना वजन हम यहाँ पर रख रहे हैं, उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर 2 किलो का बाट रख रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर मुझे जो सामान रखना है इसके अंदर वह भी कितना होना चाहिए? 2 किलो होना चाहिए। अगर ये पलड़ा झुका हुआ है, नीचे है, तो भी हम नहीं लेंगे, और अगर ये पलड़ा ऊपर है तब भी हम नहीं लेंगे। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास तीर का निशान है यहाँ पर जो इस डंडे पर लगा हुआ है, ये तीर का निशान संतुलित होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, ना राइट की तरफ झुके ना लेफ्ट की तरफ झुके, बीच में होना चाहिए ये, अर्थात दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। तब हम कहेंगे कि जो हमारे पास सामान है वह संतुलित है। तो इस प्रकार से जो सामान है जब हम उसको संतुलित करके लेते हैं तो हमारे पास जो अभिक्रिया है वह भी संतुलित होनी चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पलड़े में ज्यादा हो और किसी पलड़े में कम हो। तो इस प्रकार से वह अभिक्रिया हमारी कैसी कहलाएगी? असंतुलित कहलाएगी। और अगर दोनों पलड़े हमारे बराबर हो गए, जैसे यहाँ पर हम दोनों पलड़ों को बराबर कर दें यदि, तो वह अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया होगी। देखिए, ये जो समीकरण है हम इसको संतुलित क्यों करना चाहते हैं, अर्थात जो हमारा ये अभिकारक है ये उत्पाद के बराबर क्यों होना चाहिए, दोनों पलड़े हमारे क्यों बराबर होने चाहिए, समीकरण के दोनों पलड़े क्यों बराबर होने चाहिए, इसको जानने के लिए हमें एक नियम को याद करना होगा। और वह नियम कौन सा है? आपने पढ़ा है 9वीं कक्षा के अंदर, वह नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आइए देखते हैं वह नियम क्या है। क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? द्रव्यमान संरक्षण अर्थात द्रव्यमान को हम अंग्रेजी में कहते हैं मास, और संरक्षण को कहते हैं कंजर्वेशन। संरक्षण है कंजर्वेशन और द्रव्यमान होता है मास। तो हम इस नियम के अनुसार ये कहते हैं कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उस रासायनिक अभिक्रिया में मास कंजर्व रहना चाहिए, अर्थात जब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगी तो हम ऑक्सीजन की कुछ मात्रा लेंगे,
हाइड्रोजन की भी कुछ मात्रा लेंगे, तो जो जल बनेगा वो इन दोनों की मात्रा के बराबर बनना चाहिए। जैसे मैं यहां पर ये 5 ग्राम ले रहा हूं ऑक्सीजन और यहां पर मैंने लिया है 7 ग्राम हाइड्रोजन, तो दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे जल कितना बनना चाहिए? 12 ग्राम बनना चाहिए। अगर 12 ग्राम जल बना है तब तो हम कह देंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस अभिक्रिया के अंदर पालन हुआ है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हम कह देंगे कि ये द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार यह जो अभिक्रिया है, यह जो समीकरण लिखा हुआ है नहीं है। ठीक है, इसी के आधार पर, द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर रासायनिक समीकरण जो है वह संतुलित और असंतुलित हो सकते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? यह जो समीकरण है यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब आप कहेंगे कि जी कैसे है असंतुलित रासायनिक समीकरण? क्योंकि यह समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं कर रहा है। अगर मैं यहां से इसकी मात्रा हटा देता हूं, ये मैंने इसकी मात्रा हटा दी है और मैं अब इसको देखता हूं तो यह समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार नहीं है, तो यह असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अर्थात असंतुलित क्यों कहलाएगा? देखते हैं जरा। यहां पर हमारे पास दो पक्ष हैं, एक ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जिसको हम बोलते हैं अभिकारक, जबकि एक भाग यह है जिसको हम बोलते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट, उत्पाद। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे रासायनिक समीकरण के दो भाग हो गए, एक अभिकारक और दूसरा उत्पाद। तो हमें अभिकारक की तरफ देखना है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार कितने परमाणु हैं, क्योंकि द्रव्यमान कब संरक्षित होगा? जब परमाणु संरक्षित होंगे। तो परमाणुओं का संरक्षण हमें यहां पर देखना है, हमें परमाणुओं को गिनना है। दोनों साइड में गिनने पड़ेंगे और हमें इधर अभिकारक की तरफ भी परमाणु गिनने पड़ेंगे और इधर उत्पाद की तरफ भी हमें परमाणु गिनने पड़ेंगे कि कितने कितने हैं। चलिए देख लेते हैं कि समीकरण संतुलित है कि नहीं। देखिए, यहां पर एक अभिकारक है, एक उत्पाद है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं अभिकारक और एक तरफ लिख देता हूं मैं उत्पाद। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे पहला तत्व हमारे पास यहां पर ऑक्सीजन है, मैं एक और यहां पर जोड़ देता हूं तत्व, और हमने यहां पे ले लिया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने परमाणु अभिकारक की तरफ है वो देख रहे हैं। देखिए, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन के 2 परमाणु यहाँ पर हमारे अभिकारक में मौजूद है और कहीं पर कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2। अब देखते हैं ऑक्सीजन उत्पाद की तरफ कितने हैं। आप उत्पाद में देखते हैं हम 1 है, तो हम यहाँ पर उत्पाद की तरफ लिख देंगे 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। अब चलते हैं दूसरे परमाणु के पास। दूसरा हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिखा हमने यहाँ पर। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं? आप देख रहे होंगे 2, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु लिख दिए मैंने यहाँ पर। और इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? इधर भी 2 हैं। तो इस प्रकार से एक तालिका हमारे पास ये बन गई है। इस तालिका को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे और तुलना कर पाएंगे कि दोनों अभिकारक और उत्पाद में कितने कितने परमाणु किसी तत्व के मौजूद हैं। ठीक है, चलिए, ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारक की तरफ कितने हैं? 2, उत्पाद की तरफ कितने? 1, 2। ये तो बराबर नहीं है बराबर। और बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के परमाणु है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। 2 ऑक्सीजन के परमाणु में कितना द्रव्यमान होगा? 32। 1 ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान होता है 16 और यहाँ पर कितने हैं? 2, तो कितने होगा यहाँ पे परमाणुओं का द्रव्यमान? 32। जबकि यहाँ पर परमाणु कितना है? 1। यहाँ पर परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 16। तो बराबर नहीं है। इसका मतलब अगर परमाणु ही बराबर नहीं है तो द्रव्यमान भी बराबर नहीं है, द्रव्यमान बराबर नहीं है तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही यहां पर नहीं लागू होता। तो इस प्रकार से जिस समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू नहीं है
जो समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार नहीं है वह असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। आप असंतुलित रासायनिक समीकरण की एक और परिभाषा दे सकते हैं, वह क्या है? बहुत आसान सी। देखिए, यदि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पाद की तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तो वह समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। यहां पर हम एक और उदाहरण ले रहे हैं, बहुत आसान सा, और वह ले रहा हूं मैं मीथेन गैस ली मैंने। CH4 क्या होता है? मीथेन। और जब मैं मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता हूं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अब हम इस रासायनिक समीकरण को देखते हैं कि क्या यह रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार है, अर्थात यह असंतुलित है कि संतुलित है। आइए देख लेते हैं जरा एक बार। यहां पर देखते हैं हम कौन कौन से तत्व है। एक भाग जो हमारे पास ये वाला है अभिकारक, दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर ये भाग है ये हो गया है उत्पाद। तो अभिकारक की तरफ हमारे पास यहाँ पर कार्बन तत्व है। कार्बन के यहाँ पर कितने परमाणु है? एक परमाणु है। कार्बन के आगे पीछे नीचे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है कि कार्बन का एक परमाणु है। और आगे यहाँ पर तीर के निशान शुरू होने से पहले एक भी कार्बन का परमाणु नहीं है। तो कार्बन के परमाणु कितने हो गए हैं? यहाँ पर एक। मैं इस सारणी को उपयोग करूंगा। देखो यहाँ पर फिर से, यहाँ पर कार्बन तत्व है मेरे पास और कार्बन का एक परमाणु अभिकारक की तरफ है और उत्पाद की तरफ कितने हैं? उत्पाद की तरफ भी एक ही है, क्योंकि O के नीचे दो लगा हुआ है। O ऑक्सीजन तो यहाँ दो है पर कार्बन यहाँ पर एक है। तो कार्बन का एक परमाणु अगर आगे कहीं कोई कार्बन नहीं है तो कार्बन का एक परमाणु हो गया उत्पाद की तरफ। अब हम दूसरे तत्व पे चलते हैं, वह हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन के देखते हैं कितने परमाणु है? 4 है ना, 4 परमाणु है और कहीं हाइड्रोजन नहीं है। तो अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन के 4 परमाणु है। अब हम चलते हैं उत्पाद की तरफ। उत्पाद की तरफ देखते हैं तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 और कहीं पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। यहाँ पर ही आप देख लीजिए, हाइड्रोजन के 4 परमाणु अभिकारक की तरफ, उत्पाद की तरफ 2। ये देखिए, अभिकारक की तरफ 4 और यहाँ पर उत्पाद की तरफ 2। तो यहीं पर यह समीकरण क्या हो गया? असंतुलित हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें और बचा हुआ है एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तत्व और देख लेते हैं। और ऑक्सीजन तत्व ये ले लिया मैंने ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 हैं। इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 तो ये हो गए और 1 ये हो गया। 2 और 1 कितने हो गए हैं? टोटल 3। तो अब आप देख सकते हो कार्बन तो संतुलित कर रहा था, कार्बन के परमाणु दोनों तरफ बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये बराबर नहीं है। तो यह जो समीकरण है हमारे पास असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम इस असंतुलित को, क्योंकि असंतुलित है तो गलत है, क्या हम तराजू के पलड़े ऊंचा नीचा करके सामान खरीदते हैं? नहीं, जब वो बराबर होते हैं तब खरीदते हैं, क्योंकि वही सही भी है। ठीक है, इसी प्रकार से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को सही कब कहेंगे? जब वह द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार लिखा गया हो, अर्थात वह संतुलित हो। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कौन से होंगे? वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों दोनों की तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो, बराबर हो, एक जैसी हो, उसको हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस प्रकार से आज आपने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण गुण और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पर संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण हम कह सकते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। आशा है कि आपको आज समझ आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप अपने अध्यापक से संपर्क करिए।